चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि 2-3 दिन बीच में कुछ अर्जेंट घर पे वर्क होने की वजह से मैं क्लासें नहीं ले पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज से हम वापस रेगुलर क्लासें लेंगे और 15 तारीख तक हम अपना जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले जो बच्चे अभी जो नए जुड़े हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है कि अपनी प्ले लिस्ट आप खोलिए और उसमें क्विक रिवीजन फॉर एग्जाम 2022 वहाँ पे सारी की सारी क्लासें वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। ये भी क्लास वहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं मूड डिसऑर्डर क्या होते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे मूड डिसऑर्डर, फिर मैनिक डिसऑर्डर, फिर हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसके बाद बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। जल्दी से शुरू करते हैं कि मूड डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ मूड अकम्पनीज मतलब इंक्लूडिंग बाय फुल और पार्शियल मैनिक और डिप्रेसिव सिंड्रोम विच इज़ नॉट ड्यू टू एनी अदर फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर। यानी कि मूड डिसऑर्डर वह चीज़ होती है जिसके अंदर अपना जो मूड है वो अल्टर्ड हो जाता है, जिसके अंदर अल्टरेशन मतलब मूड के अंदर बदलाव आ जाते हैं, मूड में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, जो किसी भी मेन दूसरी बीमारी की वजह से नहीं होता है या फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्लासीफाई कर रखा है F30 से F39। जैसे हम देखते हैं मूड के अंदर ऐसा तो है नहीं कि कोई डिजीज कंडीशन की वजह से मूड चेंज होगा, यह तो पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस की वजह से, कोई फैमिली रिलेटेड इशू की वजह से, सोशो इकोनॉमिक इशू की वजह से तो भी हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर भाई ये कोई बीमारी, सर के अंदर कोई बीमारी हो ऐसा हो तभी मूड चेंज होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो F39 से लेकर के F30 से F39 तक पड़ता है। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, क्योंकि लिस्ट में ज़्यादा नहीं समझाना कुछ। अगर लिखना चाहो तो ये लिख देना, वरना ये मत लिखना। उसके बाद सीधा हम बात करते हैं मैनिक एपिसोड। क्या होता है मैनिक एपिसोड की? तो मैनिया क्या होता है देखो, मैनिया रिफर्स टू ए सिंड्रोम इन इंक्लूडिंग द सेंट्रल फीचर्स आर ओवर एक्टिविटी, मूड चेंज, एक्सेसिव हैप्पीनेस फॉर मोर देन 7 डे। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को 7 दिन से ज़्यादा एक्सेसिव हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा उसके मूड के अंदर चेंजेस आ रहा है, ओवर एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं मैनिक एपिसोड। जैसे सिंपल सी हम एक चीज़ समझते हैं कि यार अगर कोई व्यक्ति 7 दिन हो गए ऐसे बिना फालतू किसी कोई रीज़न भी नहीं है और 7 दिन से खुश है, बहुत ज़्यादा हंस रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा डांस कर रहा है, ओवर एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, नाचा कूदा कहता है, नाचा कूदा कर रहा है बिना किसी रीजन के और 7 दिन से ज़्यादा, तो उसे हम कहते हैं मैनिया। ठीक है, अगर हम इंसिडेंस की बात की जाए तो द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ मैनिक एपिसोड इज अबाउट 0.81%। अगर हम बात करें कि पूरे जीवन काल में मैनिया की रिस्क कितनी होगी, तो 0.8 से लेकर के 1% हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसका क्या कारण हो सकता है, तो मेनली इसमें कारण रहता है न्यूरोट्रांसमीटर स्ट्रक्चरल हाइपोथेसिस। मतलब क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर तो आप समझते हो, जैसे गाबा है, डोपामीन है, सीरोटोनिन है, नॉन एफिनेफ्रिन है, एफिनेफ्रिन है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन है, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो मेनली इसमें योगदान रहता है मेनिया के अंदर डोपामीन और नॉरएफिनेफ्रिन का। इनका तो लेवल हो जाता बढ़ जाता है। ठीक है, नॉरएफिनेफ्रिन और डोपामीन का तो लेवल मेनिया में बढ़ जाता है, पर सीरोटोनिन का लेवल इसमें क्या हो जाता है, कम। ठीक है, सीरोटोनिन का लेवल इसमें हो जाता है कम, और साथ के साथ जो अपने कोलिनर्जिक और नॉन एड्रेनर्जिक जो सिस्टम है उसमें भी क्या होता है, इनबैलेंस हो जाता है। अच्छा, अब क्या होता है एड्रेनर्जिक, क्या होता है कोलिनर्जिक? एड्रेनर्जिक मतलब जिस न्यूरोट्रांसमीटर के पीछे एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, उसमें इनबैलेंस होना, और जिसमें एसिटाइल कोलिन नहीं है उसमें इनबैलेंस होना। ठीक है, मेन रीजन अगर हम देखें ना, मोटा मोटा रीजन जो है वो है नॉरएफिनेफ्रिन और डोपामीन का लेवल। ठीक है भाई, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लीजन्स इन द राइट हेमिस्फेयर एंड द बाइलेटरल्स ऑफ कैरोटिड आर्टरी। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कभी कभी क्या ब्रेन में तकलीफ हो जाती है, ब्रेन में जैसे अगर राइट हेमिस्फेयर है उस भाग के अंदर, या फिर हम बात करें बाइलेटरल मतलब दोनों ओर, या तो राइट में या लेफ्ट में, दोनों ओर कुछ लीजन्स वगैरह, घाव वगैरह बन जाते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट बात करें जेनेटिक कंसिडरेशन की। जेनेटिक कंसिडरेशन क्या होता है कि मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं, यानी कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो अगर सेम सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, हैव ए हायर रेट ऑफ इंक्लूड देन नॉर्मल सिबलिंग्स और क्लोज रिलेटिव। अगर वो क्लोज रिलेटिव है या नॉर्मल सिबलिंग है उनमें ज़्यादा चांस नहीं होता, बट जो मोनोजाइगोटिक होते हैं मतलब एक ही जाइगोट से बने हुए होते हैं, जो अगर हम कह सकते हैं आइडेंटिकल है, सेम टू सेम देखने को मिलते हैं, उनमें ज़्यादा चांस रहता है। जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी अगर सेम टू सेम हो तब। ठीक है, नॉर्मल सिबलिंग और क्लोज रिलेटिव हैव हायर रिस्क ऑफ मैनिक डिप्रेशन। अगर जो नॉर्मल सिबलिंग होते हैं और जो क्लोज रिलेटिव होते हैं उनमें रिस्क होती है सबसे बड़ी मैनिक डिप्रेशन की। ठीक है, मैनिया की नहीं होती है। नेक्स्ट है साइकोडायनेमिक थ्योरीज। क्या कहती है देखो, कि डेवलपमेंटल थ्योरीज है हाइपोथेसिस दैट फॉल्टी फैमिली डायनेमिक ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए मैनिक बिहेवियर और लेटर लाइफ। मतलब होता है कि जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम पर अगर घर वाले उसको सही ढंग से ध्यान नहीं रखते हैं, या फिर उसकी हर कोई केयर कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है, हर उसकी कोई डिमांड कंप्लीट नहीं करते, उसकी सही ढंग से केयर वगैरह नहीं करते हैं, तो आगे जाकर के बच्चे में मेनिया होने के रिस्क रहते हैं। यह साइकोडायनेमिक थ्योरी कहती है।
ये भी मतलब एक कारण है अपने आप में, एक इटियोलॉजी। क्या कहलाता है कि डेवलपमेंटल थ्योरीज हैव हाइपोथेसिस दैट फॉल्टी फैमिली डायनेमिक, डायनेमिक मतलब रनिंग, ठीक है, ड्यूरिंग अर्ली लाइफ, मतलब जब बच्चे का छोटा जो जीवन काल चल रहा था उसके अंदर अगर फॉल्टी फैमिली प्लानिंग थी, ठीक है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनिक डिसऑर्डर, मैनिक बिहेवियर इन अर्ली लाइफ। तो जो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके अंदर मैनिक डिप्रेशन को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने उसके बचपन में सही ढंग से अगर केयर वगैरह की होती तो सब लेटर लाइफ में देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट वन है अपना क्लिनिकल फीचर। क्या क्या आपको साइन सिम्टम देखने को मिलता है? तो साइन सिम्टम रहते हैं एलिवेटेड, एक्सपेंसिव और इरिटेबल, ठीक है। मूड कैसा रहता है? एलिवेटेड मतलब एकदम हाई लेवल पे रहता है, एक्सपेंसिव रहता है एकदम कहते हैं ना महंगा टाइप का तगड़ा वाला रहता है, चिड़चिड़ा मूड रहता है। और इसमें 4 स्टेजेस होती है मेनिया में। फर्स्ट यूफोरिया, इलेशन, एक्सेलेशन, इटासी। यूफोरिया, इलेशन, एक्साल्टेशन, इटासी। अब इसमें क्या क्या होता है अगर मैं सिंपल से आपको बताऊं तो जैसे सपोज आप मान लीजिए आप सपोज कहीं पे सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप सेलेक्ट हो गए, तो आप सपोज आप मैं कहता हूँ अगर आप एम्स के अंदर सेलेक्ट हो गए तो फर्स्ट आपका रहेगा कि आप एकदम बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस कैरेक्टर शो करोगे, बहुत ज़्यादा एकदम खुश होगे आप। इसका मतलब ये नहीं आप महीने हो गया, एकदम बहुत ज़्यादा आप खुश होगे, ठीक है। खुश होने के बाद इतने खुश हो जाओ कि बहुत ज़्यादा नाचा कूदा करोगे, हर घर वालों को, रिलेटिव को फ़ोन करोगे, फ्रेंड्स को फ़ोन करोगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, इंस्टा पे स्टेटस डाला, खुद की रील बनाई उसमें स्टेटस डाला, फिर कोचिंगों को या फिर उनको थैंक्स वाला मैसेज सेंड किया, वो भी वीडियो बना के सेंड किया, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो आप, ठीक है। उस दिन तो आपसे कोई भी कुछ भी मांग ले भाई ले ले, आज तो ले ले, सब कुछ ले ले। उसके बाद में क्या होता है? इलेशन, इसे बोलते हैं यूफोरिया। इलेशन मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आपको जो कहते हैं ना डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडुलोसिटी वो हो जाता है इलेशन के अंदर। मतलब होता है फिर आप अपने आप, जैसे मान लो आप एम्स में गए, आप फिर अपने आप को भगवान समझने लग जाते हो कि यार सब कुछ मतलब वो मैं ही हूँ। आपकी साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है, वहाँ पर आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नए नए लगते हैं, ऐसे करते हैं बॉस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हर कोई काम अपनी दुगुनी स्पीड से करते हो, बोलते हो और कुछ बॉस और कोई काम है तो बोल, अरे 6 घंटे में फ्री हो जाते हो। आप कहोगे नहीं 6 नहीं यार 8 घंटे कर ले, कोई नहीं है, 8 घंटे ड्यूटी करा ले। नए नए लगते हैं तो 2-4 महीने 8 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। वो फेज होती है अपनी इलेशन फेज, मतलब जिसमें साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है। थर्ड वन फेज है एक्साल्टेशन। एक्साल्टेशन मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आप दूसरों के भी काम करने लग जाते हो, मतलब एकदम और आपकी हाई लेवल में बढ़ जाती है आपकी क्या साइकोमोटर एक्टिविटी वगैरह बढ़ जाती है। फिर इटास में क्या होता है कि सडनली आप फिर धीरे धीरे आपकी साइकोमोटर एक्टिविटी सब एकदम कम होती है और आप मैनिक स्ट्यूपर में आ जाते हो, ठीक है। फिर कहते हैं धीरे धीरे छोड़ो यार, अपना काम भी हम दूसरों को देते हैं। फिर नेक्स्ट है साइकोमोटर एक्टिविटी। तो ये क्या होती है? इसमें इंक्रीज होती है स्पीच एंड थॉट्स, ये भी इंक्रीज होती है, मतलब कि बार बार अलग अलग तरह के विचार आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा व्यक्ति बोलता रहता है। फ्लाइट ऑफ आइडिया मतलब थॉट रैपिड शिफ्ट फ्रॉम 1 to 1, मतलब बताइए कि आपकी जो सोच विचार है वो एक से एक चेंजेस होती रहती है, मतलब बार बार नई नई सोच है, बार बार वापस चेंज होती रही, ठीक है। प्रेशर ऑफ स्पीच देखिए, स्पीच इज फोर्स स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट इन इंटरप्टेड फुल सॉरी देखिए, स्पीच इज फोर्स स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू इंटरप्ट, फोर्सफुल स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू इंटरप्ट, मतलब क्या होता है इसमें जो स्पीच होती है उसकी एकदम फोर्सफुल होती है, बहुत एकदम दबाव वाली होती है, बहुत एकदम खतरनाक स्ट्रॉन्ग वाली होती है, और डिफिकल्ट टू इंटरप्ट, जैसे हम समझ भी नहीं सकते क्या बोल रही है। फिर होती है क्लेंज ऑफ एसोसिएशन, मतलब होता है कि आइडियाज रिलेटेड टू वन अनदर, इसमें क्लेंज ऑफ एसोसिएशन चलता रहता है। फिर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुलसिटी जो मैंने आपको बताया वो होता रहता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति मुझे मारना चाहता है, उस व्यक्ति को ऐसा लगने लग जाता है कि भाई अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं महान हो गया हूँ, ठीक है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा राज करने वाला मैं ही हूँ, इस दुनिया में अब मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन हो गए हैं, लोग मुझे मारना चाहते हैं। ये होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसमें देखने को मिलता है। सम अदर्स फीचर्स और कुछ अलग भी फीचर्स हैं, वो है इम्पल्सिव बिहेवियर, पुअर जजमेंट, हाई रिस्क एक्टिविटी, डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, मतलब इसमें क्या होता है कि इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है उसका, पुअर जजमेंट हो जाता है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सोता भी नहीं है व्यक्ति, क्योंकि उसको वो सोचता भी मैं अब इतना बड़ा हो गया, मेरे पास काम काज ज़्यादा हो गया था, मुझे सोना नहीं चाहिए। ट्रीटमेंट इसमें देखिए, ट्रीटमेंट चलता है लिथियम ड्रग जो 900 से लेकर के 2100 mg पर डे चलती है, हाई अमाउंट के अंदर लिथियम ड्रग चलती है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। सेकंड वन कार्बामेजापाइन, सोडियम वालप्रोएट, और उसके बाद हम ईसीटी दे सकते हैं, अगर उसमें एंटी साइकोटिक काम नहीं करते तो हम उसे ईसीटी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है नर्सिंग मैनेजमेंट, क्रिएट ए calm quiet environment, ensure the patient safety and the safety of others, be alert for rapid behavior from the frustration to violent act, call for the support immediately when the patients act out and the behavior repeats, help the patient
टू कंट्रोल देयर बिहेवियर बाय प्लेसिंग द पेशेंट इन द क्वाइट कंट्रोल रूम। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये तो आपको इसमें समझाने कुछ है ही नहीं। मतलब एकदम आपको शांत इन्वायरमेंट करना है, फिर आपको पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना है, फिर आपको अलर्ट रहना है कि पेशेंट कभी भी कैसा भी बिहेवियर कर सकता है और वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाए, वो भी आपको ध्यान रखना है, आपको अलर्ट रहना है। फिर आपको इमीडिएटली सपोर्ट के लिए अगर आपको कॉल वगैरह करना है, जब मान लो पेशेंट एकदम कहता है ना एक्ट आउट बिहेवियर करने लग जाए, बहुत ज़्यादा ही कुछ करने लगता है, आपको उसे कॉल वगैरह करना है। ठीक है, और पेशेंट को जो है कंट्रोल करना है, नहीं तो उसे एक शांत रूम के अंदर ले जाके बैठा देना है। ठीक है, दूसरे लोगों से अलग उसको करना है। नेक्स्ट है री एनफोर्स एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड डिस्करेज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर वो अच्छा उचित व्यवहार कर रहा है तो हमें उसे एनकरेज करना है, और अगर वो गलत व्यवहार कर रहा है तो हमें उसकी आलोचना करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आस्क द पेशेंट एंड द स्टाफ व्हेन द पेशेंट रिटर्न्स टू काम कंट्रोल बिहेवियर। फिर आपको पेशेंट्स को और स्टाफ्स को वगैरह पूछना है कि भाई अब पेशेंट वो मतलब जो पेशेंट है वो उसका बिहेवियर वगैरह शांत हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो आपको शांत करना है। कुछ लिमिट्स वगैरह आपको सेट करनी है कि भाई इस लिमिट्स तक अगर पेशेंट कुछ हरकतें करता तो हम माफ़ करेंगे, इसके बाद में हम उसे पनिशमेंट दे सकते हैं। Do not engage in the power of struggles. Be alert that the patient is manipulated. Help the patient set realistic goals. Give high protein. ये फिंगर नहीं है यार, ये फाइबर है। ये गिव हाई प्रोटीन फाइबर फूड दैट द पेशेंट कैन ईट वाइल वर्किंग अराउंड। ठीक है, आपको ऐसा फूड देना कि पेशेंट चलते चलते आप उसको खा सके। ठीक है, ये तो आप एक बार खुद देख लेना, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है अभी तक। नेक्स्ट देखो इसमें डिप्रेशन एपिसोड क्या होता है। ठीक है, डिप्रेशन एपिसोड क्या होता है। डिप्रेशन इज अफेक्टिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन क्या अफेक्टिव डिसऑर्डर है। अच्छा, अब आपको समझ में आया नहीं होगा मूड और अफेक्ट में क्या अंतर होता है। कहते बहुत चला तो केंद्र छोड़कर दूर स्वयं को जाने को, अब तो कुछ दिन पंथ मोड़ पंथी अपने को पाने को, जला आग कोई जिससे तो स्वयं ज्योति को साकार बने, दग्ध विकारों का करके तो विश्व का निर्माण करे, तो विश्व का कल्याण करे। इस भावना के साथ को आपको पढ़ना है, आपको खुद को। डिप्रेशन एपिसोड क्या होता है देखिए। अच्छा, पहले इफेक्ट ऑन मूड के अंदर क्या अंतर है कि जब मान लीजिए आपकी नौकरी लगती है, ठीक है, और आपको बोला जाता है कि आप 5 घंटे के अंदर अंदर आपको आना है, और 5 घंटे में अगर आप आते हो तो आपको ज्वाइनिंग वगैरह दी जाएगी, वरना आपको नहीं दी जाएगी। तो फिर आप कार वगैरह निकालते हो, ड्राइवर को बोलते हो कार चला भाई, ठीक है चल। और जैसे ही कि अब 5 घंटे में से 30 मिनट का समय बाकी है और आप 20 मिनट में पहुँच जाओगे, यानी 10 मिनट का समय आपके पास बचता है, और अगर उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, एक्सेसिव हैप्पीनेस आपके चेहरे पर रहती है कि ठीक है चलो भाई, अब तो हम आखिरकार जितनी पड़ेगी कि वो आज सफल हो गई। और अगर उस टाइम पे वो गाड़ी ड्राइवर रोक दे, आपको कार चलानी नहीं आती और वो ड्राइवर बोले साहब मैं अब कार नहीं चलाऊंगा, तो उस टाइम पे आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी। आप बोलोगे देख दिमाग मत खराब कर यार, बीच में मत रोक, 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के बाद में फिर तुझे जो नाटक करना वो कर लेना, 10 मिनट में मुझे पहुंचा दे वहाँ पे, ठीक है, मेरा बहुत अर्जेंट है, वरना किसी दूसरे को वो नौकरी मिल जाएगी। बहुत अगर वो ज़्यादा करता है फिर आप क्या करोगे, उससे हाथाजोड़ी करोगे, हो सकता है आप उसके पैर भी पड़ जाओ, रुपये का लालच दोगे। जो पहले आपका मूड था वो एकदम हैप्पीनेस का था, उस टाइम बीच में जो आपका मूड हो गया वो थोड़ा चेंज हो गया, फिर ड्राइवर मान जाता है तो वापस आपका हैप्पीनेस वाला मूड आता है। यानी जो लंबे समय तक चला परसिस्टेंट जो आपका रहा वो तो आपका मूड, और जो बीच में जो शॉर्ट टाइम के लिए अगर थोड़ी सी घटना आपके साथ में घटित हुई वो होता है आपका इफेक्ट। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ जो आपका इंटरनल मूड, जो आपका इंटरनल इमोशंस थे वो थे आपका मूड, और जो आपका दिखावटी एक्सटर्नल था थोड़ी देर के लिए वो था आपका इफेक्ट। या फिर मैं बोल सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए चलता हुआ था मूड और शॉर्ट टर्म के लिए चलता हुआ था इफेक्ट। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। तो डिप्रेशन इज अफेक्टिव डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज बाय सैडनेस ऑफ मूड, पॉवर्टी ऑफ आइडिया, साइकोमोटर रिटार्डेशन। मतलब होता है डिप्रेशन का मतलब हम ये समझते हैं जिसके अंदर जो अपने हैं सैडनेस ऑफ मूड हो जाता है, मतलब मूड बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, अपने विचार नहीं आ पाते, पॉवर्टी ऑफ आइडिया होता है मतलब कि विचारों की कमी हो जाती है, और साथ साथ में जो अपनी साइकोमोटर एक्टिविटी वो एकदम रुक जाती है। क्या कारण हो सकता है, फर्स्ट होती है बायोलॉजिकल थ्योरी, जिसके अंदर ऐसा बताया गया था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और जो जेनेटिक्स थ्योरी होती है, इन दोनों की वजह से, उन दोनों को मिला करके पहले बायोलॉजिकल थ्योरी दी गई थी, और इनकी वजह से बोला जाता था डिप्रेशन आता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर क्या था कि डिप्रेशन इज अगर ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ द सेरोटोनिन एंड द एफिनेफ्रिन। अगर जब सेरोटोनिन का और एफिनेफ्रिन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, एंड ऑल्सो डिसरेगुलेशन ऑफ द एसिटाइल कोलिन एंड गाबा, जो गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड जो गाबा है और एसिटाइल कोलिन इनका भी लेवल अगर डिसरेगुलेट हो जाता है तो उसकी वजह से हमें डिप्रेशन आता है। तो न्यूरोकेमिकल के अंदर तो था डिप्रेशन ऑफ द सेरोटोनिन गाबा, और साथ साथ एपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलिन का लेवल गिरने से हमारा डिप्रेशन आ सकता है। सेकंड होता है जेनेटिक थ्योरी। ये क्या कहती है, स्टडीज ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स शोज दैट वन ट्विन इज डायग्नोस्ड विद मेजर डिप्रेशन। इसमें बताया गया था कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, when one twin is diagnosed with major depression the other twin has greater than 70% चांस ऑफ डेवलपिंग इट। अगर एक दो बच्चे साथ साथ में हुए
जुड़वा बच्चे। अगर ए को डिप्रेशन हो गया है, इसका मतलब 70% ऐसा चांस रहता है कि सेकंड वाले को भी अब डिप्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है साइको सोशल थ्योरी। ये थ्योरी की कह रही थी, देख लो, ये कह रही थी साइको एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, साइको सोशल थ्योरी के अंदर फर्स्ट है साइको एनालिटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू फ्रूड, मतलब सिगमंड फ्रूड के अनुसार, डिप्रेशन रिजल्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट एंड फिक्सेशन इन द ओरल स्क्रूल्स फेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब होता है कि क्या होता है कि जब हमारे किसी लव्ड व्यक्ति की या फिर लव्ड पर्सन जो हमसे छीन जाता है, उसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, आपकी BMW कार थी, आपने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके वो आपने ली, पाई का हिसाब आपने जोड़ा, 1 रुपये भी खर्च नहीं किया, कभी कुरकुरा तक नहीं खाया आपने। ठीक है, कभी ग्लेयर, कभी गोली भी नहीं खाया आपने, और आपने इतने पैसे जमा करके आपने BMW खरीदी, और मान लीजिए कभी BMW का या उस कार का बाई चांस एक्सीडेंट वगैरह हो जाए और कार पूरी टूट जाए, आपने इंश्योरेंस ही नहीं कराया था, बाकी सब कुछ हो गया, पर तो आपके अंदर क्या बीतेगी। ठीक है, वो था साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर, मतलब जब लव्ड ऑब्जेक्ट आपसे दूर चला जाता है अगर, तो उसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। सेकंड होता है बिहेवियरल थ्योरी। दिस थ्योरी ऑफ डिप्रेशन कनेक्ट डिप्रेसिव फिनोमिना टू द एक्सपीरियंस ऑफ अनकंट्रोलेबल इवेंट्स। मतलब ऐसे चीज़ जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी वजह से बोल रहा है कि हमें डिप्रेशन हो सकता है। अनकंट्रोलेबल इवेंट्स मतलब होता है कि जैसे आपसे बोला जाए कल आपका एग्ज़ाम है और आज सुबह का आपके साथ में दिन शुरू हुआ है, तो आप उस अपने दिन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो दिन को अपने हाथ में रोकना, तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। अगर आपसे आपका दिन नहीं रुक रहा है, मतलब समय कभी रुकता नहीं, समय गतिशील होता है, तो अनकंट्रोलेबल इवेंट हो गया तो आपको डिप्रेशन जरूर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल्स डिप्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय रिपीटेड लॉस ऑफ द इन द पास्ट। इस मॉडल का एक और भी चांस है, ये कहता है कि जो हमारे साथ में जो रिपीटेड लॉस हुआ पास्ट के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से भी अब उसकी यादें अगर वापस आती रहती है, बार बार रिकरेंट यादें आती रहे, तो हमें डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, वापस मैं इस थ्योरी को रीड करता हूँ। दिस थ्योरी ऑफ द डिप्रेशन कनेक्ट डिप्रेसिव फिनोमिनन टू द एक्सपीरियंस टू अनकंट्रोलेबल इवेंट्स। मतलब होता है कि उस टाइम के हम जिस टाइम को हम अनकंट्रोल था अपने हाथ में, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उस टाइम को, उस समय पर अगर हमारे साथ कोई डिप्रेसिव इवेंट हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमें डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। डिप्रेशन इज ड्यू टू द स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। ये कह रहा है कि डिप्रेशन किसकी वजह से हो सकता है, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट की वजह से हो सकता है। जैसे किसी की डेथ हो गई, किसी की मैरिज है, किसी की फाइनेंशियल लॉस है, उसकी वजह से हमें डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर, डिप्रेशन मूड, डिप्रेशन को कोग्निशन। डिप्रेशन मूड हो जाएगा, डिप्रेशन कोग्निशन मतलब अपनी जो थॉट वगैरह वो सब एकदम डिप्रेस हो जाएगी। सुसाइडल थॉट व्यक्ति को आ सकता है, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी एकदम कम हो सकती है। ठीक है, उससे हेल्यूशन और डिल्यूजन वगैरह भी आ सकता है, डिप्रेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद में हम 5 चीज़ें देखेंगे, 2 सप्ताह तक लगातार मेजर करेंगे, जिसके अंदर फैटीग, इंसोम्निया, वर्थलेसनेस, वेट गेन और वेट लॉस, अनइंटरेस्टेड इन डेली एक्टिविटी वगैरह। व्यक्ति डेली एक्टिविटी में अनइंटरेस्टेड है, वेट गेन हो रहा है, फिर वेट लॉस हो रहा है, इन सब चीज़ों में अगर देखेंगे, अगर कुछ हो रहा होता तो हम उसे कहेंगे डिप्रेशन के अंदर। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट रहेगा SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसके अंदर सिटालोप्रोम और फ्लुक्सेटाइन देंगे। फिर होता है अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, जिसके अंदर मिटाजेपाइन, ट्राजोडोन, नेफाजोडोन, ये हम देंगे। फिर TCA देंगे, जिसमें हमें इमिप्रामिन और एमिट्रिप्टालिन देखने को मिलता है। जो इमिप्रामिन है वो पहले ड्रग ऑफ चॉइस इन एन्यूरेसिस थी, आज के लोग डेस्मोप्रेसिन ड्रग ऑफ चॉइस इन एन्यूरेसिस। तो इमिप्रामिन फर्स्ट ये थी, एन्यूरेसिस में ड्रग ऑफ चॉइस थी। नेक्स्ट फिजिकल थेरेपी, जिसके अंदर ECT देंगे। साइकोमोटर ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, कोग्निशन थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी में साइको सोशल ट्रीटमेंट में हम देखेंगे। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट, असेस द सुसाइडल आइडेंटिफिकेशन एंड द साइन ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट। हमें असेस करना है कि उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स वगैरह, आइडियाज वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, या फिर उसके ऐसा लक्षण तो नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ वो सुसाइड वगैरह करना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड द पेशेंट सेफ्टी एंड रिमूव ऑल द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज फॉर सेल्फ इंजरी। हम उस व्यक्ति के पास से जितने भी ऐसे हमें चीज़ें लगेंगे कि भाई जिससे वो सेल्फ अपने आप को इंजर कर सकता है, उस चीज़ों को हम वहाँ से हटा लेंगे। प्लेस द पेशेंट ऑन द सुसाइड प्रोटोकॉल इफ़ अप्रोप्रिएट। अगर हम देखेंगे कि लग रहा है कि पेशेंट ज़्यादा है, तो सुसाइड प्रोटोकॉल के जरिए हम उसको उचित स्थान पर भेज भी सकते हैं। एनकरेज द पेशेंट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। हम पेशेंट से एनकरेज करेंगे वो अपनी बात बताए और अपनी बातों को अपने साथ में शेयर करें, ताकि हम उसका जो है सोल्यूशन वगैरह निकाल सकते हैं। प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हम पेशेंट को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। रीइंफोर्समेंट मतलब होता है उस चीज़ का अगर वो अच्छा काम कर रहा है या फिर उसके साथ में कोई भी अच्छी चीज़ हुई, तो हम उसको बड़ा चढ़ा करके बोलेंगे भाई ठीक है, तेरा इसमें किस्मत है कि तेरे साथ अगर ऐसे ऐसी अच्छी चीज़ें भी हो रखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंगेज द पेशेंट इन द फ्रिक्वेंटली थॉट आउट। हम उस व्यक्ति को वहाँ से बीच से हटा देंगे, अगर वो ज़्यादा सोचता तो हम सोच को रिमूव करेंगे। द डे टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द बिकमिंग एंसियस। मतलब हम वो पेशेंट ज़्यादा सोच रहा है, हम उसे और ज़्यादा चिंतित नहीं करेंगे, उसके मूड को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट वन है प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर हाइजीन्स, हम उसको एकदम साफ सफाई के लिए तो ये तो ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। हाउएवर लेट द पेशेंट परफॉर्म एज मेनी हाइजीनिक टास्क एज पॉसिबल, हम उसको बोलेंगे भाई तो जितने काम सुथरे साफ सुथरे कर सकते हैं वैसे आपको करना है। सेट रियलिस्टिक expectation for the patients, create activities where the patients will succeed and develop a sense of accomplishments, help the patients make appropriate decisions, review how the patient is to take medications and describe the side effect and adverse effect, tell the patients what to do if they experience side effect or adverse effect, be alert to identify medication side effect and adverse effect, make sure that patient is compliant with treatment। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का आपको है नहीं, आप यहाँ से लिख लेना और एक बार इन लाइनों को वापस पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसकी स्क्रीन से यही नहीं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की। ठीक है, हम बात करें बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की। क्या होता है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर? जिसके अंदर हम कर रहे हैं इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ मेनिया डिप्रेशन। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर रिकरेंट एपिसोड आते रहते हैं मेनिया और डिप्रेशन के। कभी मैनिक एपिसोड आएगा तो कभी डिप्रेसिव एपिसोड आएगा, ठीक है। इन द सेम पेशेंट, एक ही पेशेंट के अंदर आएगा पर अलग अलग टाइम पे आएगा, कभी वो कभी ये, ठीक है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू बाइपोलर फर्स्ट एंड बाइपोलर सेकंड। जो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होते हैं, बाई मतलब दो, पोल मतलब बिंदु, दोनों बिंदुओं से आएंगे, मतलब कभी वो आएगा कभी ये आएगा, कभी मैनिक डिप्रेशन आएगा, कभी मैनिक आएगा तो कभी डिप्रेसिव आएगा, ठीक है। इसके अंदर दो होते हैं, बाइपोलर फर्स्ट और बाइपोलर सेकंड। एपिसोड ऑफ सीवियर मैनिया एंड सीवियर डिप्रेशन, अगर एपिसोड किसका सीवियर मैनिया और सीवियर डिप्रेशन का उसे बोलेंगे बाइपोलर फर्स्ट। अगर एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया, मगर उसमें क्या है मैनिया का कम है और सीवियर डिप्रेशन, हम उसे बोलेंगे बाइपोलर सेकंड। अगर मान लीजिए दोनों सीवियर हो तो बाइपोलर फर्स्ट है, अगर मैनिया कम है और डिप्रेशन ज़्यादा है तो बोलेंगे बाइपोलर सेकंड, ठीक है। फिर आपको इसकी इटियोलॉजी देखने को मिलेगी जिसमें आएगा प्रिसाइज कोज अननोन, जिसकी जो मेन कोज है वो तो अननोन है, पर जेनेटिक में हम कह सकते हैं बायोकेमिकल चेंजेस वगैरह, ठीक है। और उसके बाद हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो भी बहुत सारे इसमें रोल वगैरह नहीं पाते हैं, ठीक है। मे बी ट्रिगर्ड बाई स्ट्रेसफुल इवेंट्स एंड डिप्रेशन यूज, या फिर हो सकता है कभी कभी उसके साथ स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है कि कभी तो व्यक्ति खुश रहता है, कभी व्यक्ति दुखी रहता है, कभी एकदम एक्सेसिव हैप्पीनेस, एक्सेसिव टॉकिंग वगैरह, एक्सेसिव वॉकिंग वगैरह, कभी तो एकदम डिप्रेसिव सारा पूरा चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है। तो इसके अंदर दो चीज़ देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं मैनिक फेज और सेकंड देखते हैं इम्पल्सिवनेस। तो मैं आपको जो फर्स्ट देखते हैं हम मैनिक फेज, मतलब मैनिया का देखते हैं, फिर हम देखेंगे डिप्रेशन का, ठीक है। तो मैं आपको मैनिया के कुछ बोल देता हूँ, मेरे पास वो पिक नहीं है तो आप एक बात लिख लीजिए। फर्स्ट होगा इसमें मैनिया, मैनिक फेज के अंदर आप फर्स्ट देखने को मिलेगा आपको इम्पल्सिवनेस, मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट वगैरह करेगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा। डिक्रीज एपिटाइट, उसकी जो भूख है वो एकदम पूरी कम हो जाएगी। फ्लाइट ऑफ आइडिया, इम्पेयर्ड जजमेंट, डिल्यूजन, हाईली इरिटेबल, उसके बाद में डिक्रीज स्लिप, ग्रेंडुलोसिटी, एजिटेशन, ठीक है। एजिटेशन मतलब होता है घबराहट, बाकी सबके मीनिंग आपको पता होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्रेसिव फेज की। डिप्रेसिव फेज के अंदर क्या होता है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन, चेंजिंग ईटिंग, कभी तो बढ़ेगी कभी भूख कभी घटेगी। इनसोम्निया, ये डिप्रेशन में आएगी, ठीक है। इनसोम्निया, नींद नहीं आएगी रात को। स्लगिश, सुसाइडल आइडिएशन, लो ऑफ सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान की जो है उसमें वो घट जाएगा। होपलेसनेस, निराशावादी हो जाएगा। अपैथी मतलब लॉस ऑफ इमोशंस, मूड वगैरह सब उसमें खत्म हो जाएंगे। डायग्नोस्टिक आप कैसे करोगे? फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड होता है बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम, और फोर्थ वन होता है बेस्ड ऑन ICD-10 क्राइटेरिया। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? लिथियम, वोल्प्रोइक एसिड, कार्बामेजापाइन, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। बस यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की, ये अपना है यूनिट नंबर 7 जो हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर की, और नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा 8 नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड और सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे OCD देखेंगे, फिर अपना PTSD देखेंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर वगैरह जो देखेंगे, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने सभी ग्रुप्स के अंदर वो जो है शेयर जरूर करें। थैंक यू। कल से रेगुलर क्लास है, आज से जो है रेगुलर वगैरह सब अपडेट चलेंगे, ठीक है।